आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, फीचर्स ऑफ डेटाबेस। एक बार मैं वापस से बता दूं क्या होता है फीचर्स ऑफ डेटाबेस। तो एक डेटाबेस में क्या क्या चीजें होती हैं वो उसकी फीचर्स होती है। अगर आप बुक में देखिएगा पेज नंबर 107 में जो आपके पास बुक है उसमें आप पाइएगा कि फीचर्स ऑफ डेटाबेस के बारे में बताई गई है, जहां पे बताया गया है कि टेबल्स के फॉर्म पे कोई भी एक डेटाबेस होती है, यानी कि जितनी भी डेटाबेस है ना हमारी जो RDBMS में होती है, ठीक है, RDBMS में जितनी भी डेटा है, ठीक है, वो हमारी एक टेबल के फॉर्म पे होती है, वो एक टेबल के फॉर्म पे बनता है। अब टेबल के फॉर्म पे कहने का मतलब कुछ इस तरीके से वो हमारा डेटा बन के निकलता है। तो इसमें काफी बड़े हैं। जितनी भी हमारी डेटाबेस है ना RDBMS की, वो एक टेबल के फॉर्म पे हमको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा टेबल जो है ना वो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरा एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे जो सबसे पहले होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट की ID होगी, ठीक है, या फिर उसका रोल नंबर होगा, उसके बाद उसका एज होगा, ठीक है, क्लास होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा। ऐसे करके हमने डेटा बना लिया। ये सब हमारा कहलाएगा एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इन सबको हम लोग एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा एट्रीब्यूट कहला सकता है। उसके अलावा एट्रीब्यूट के अलावा ये हमारा फील्ड कहलाता है, ठीक है। ये सब जो भी हमारा ये दिख रहा है ना लाइन से कॉलम्स, ये कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, फील्ड के भी नाम से जानते हैं, और कॉलम तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में पहले से भी आप जानते हैं कि इसको कॉलम्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये टेबल जब बनता है ना तो ये सब हमारे, अगर आगे से कभी भी आप देखिएगा उसमें कि एट्रीब्यूट लिखा हुआ है या फिर फील्ड लिखा हुआ है तो आपको वहां पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्या हो गया कि इस एक टेबल वाले में एक डेटाबेस जो कि एक टेबल में है उसके कॉलम्स की बात की गई है, एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स कहीं पे भी लिखा होगा। तो उसके बाद अगर लोग दूसरा देखते हैं ना वो है हमारा रिकॉर्ड। तो ये जो पार्ट है ना जिसमें मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया हो राम, ठीक है, या फिर श्याम, इस तरीके से जो भी ID में मतलब यहाँ पे मान लीजिए उसका नाम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, तो नेम राम हो गया, श्याम हो गया, ये सब जो भी है उसका वो एक क्या कहलाएगा, उसका रिकॉर्ड, ठीक है। इसको हम लोग नाम से जानेंगे रिकॉर्ड, या फिर इसको हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं कि हमारा एक रो है ये, ठीक है, तो रो या फिर रिकॉर्ड ये सब हम इसको कहते हैं। और इसमें एक और नाम दिया गया है जो कि हमारा टपल है, ठीक है। तो टपल, रो या रिकॉर्ड्स किसको कहेंगे, जो ये पार्ट्स हैं जो इधर से ऐसे जा रही है, इधर से जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये सब हमारा एक रिकॉर्ड, रो या टपल कहलाता है। और जो ऐसे ऐसे आ रहा है हमारा, ठीक है, ये सब क्या है, एक एट्रीब्यूट या फिर फील्ड या फिर उसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल हो गया कि एक जो RDBMS बनती है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, उसमें कैसे हमारी डेटास को रखा जाता है, यानी कैसे हमारे डेटा को इसमें इंप्लीमेंट किया जाता है, रखा जाता है। तो वो कैसे रखा जाता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ रॉ और टेबल, ठीक है, टेबल के फॉर्म पे यानी रॉ और कॉलम के फॉर्म पे इसको हम लोग स्टोर करते हैं। क्लियर ये चीज। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सबसे पहला फीचर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फीचर है ना वो यही है कि कोई भी जो डेटा है जो RDBMS में रहती है वो आपकी एक टेबल के फॉर्म पे रहती है, टैबुलर फॉर्म पे रहती है, स्टोर होती है। क्वेरीज क्या होता है, इट इज एन इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए क्वेरी कहने का मतलब क्या हो गया, आपने एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है, या समझिए इसको, आपने एक डेटाबेस बना लिया और वहां पे आपको कोई चीजें फाइंड करनी है, कोई चीजों के बारे में जानना है, देखना है उस डेटाबेस को, तो वहां पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट। जब भी आप डेटाबेस बनाओगे, जब भी आप MySQL पे वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है जिससे आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो क्वेरीज को लेकर, यानी जो भी क्वेरी आप लिख रहे हैं, जो भी चीजें आप उस डेटाबेस में लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वेरीज। और उन क्वेरीज के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी चीजें देखनी है तो सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके, सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है क्वेरी। जो नेक्स्ट है हमारा फॉर्म। फॉर्म हम लोग कहते हैं बेसिकली एक स्ट्रक्चर को, जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं एक डेटाबेस में वो आपका फॉर्म कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ये हमारा, ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इजी है। ये जो हमारा बन रहा है ना ये स्ट्रक्चर है कि हमने बना दिया कि यहाँ पे कुछ लिखाएगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे किसी का नाम, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हमने ओवरऑल इसको बनाया। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे नाम डालते हैं राम, श्याम,
इधर श्याम, ठीक है, उसका एज या क्लास जो भी व्हाटएवर द डेटा यू फीड इन द स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं ये हमारा जो पूरा बन गया, जब स्ट्रक्चर इसमें डाल दिया हम लोग तो वो मेरा एक डेटाबेस कंप्लीट हो गया। इससे पहले एक स्ट्रक्चर यानी ढांचा, समझिए तो ढांचा को हम लोग कहते हैं। तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब जो ओवरऑल आप एक क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप डेटा को डालोगे वो हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद फिर डेटा को हम लोग उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? when you want to print those record which are fetched from your database, design a report. It is an effective way to present a data in a printed format. रिपोर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको कोई एक डेटा जो आपने बनाया उसको आपको एक प्रिंटेड फॉर्म पे रखना है, निकालना है, तब वो हमारा एक रिपोर्ट कहलाता है। कि जब भी आपको एक इफेक्टिव डेटा को जो आपने डेटाबेस में रखा है, अगर आप उसको प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं या रिकॉर्ड को दिखाना चाहते हैं, तो उस जगह पे हमारा रिपोर्ट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बेसिकली फीचर्स है, ये सब मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि ऐसे ऐसे फॉर्म पे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज के साथ, कैरेक्टर के साथ डीबीएमएस को देखा जाता है। जो लास्ट हमारा वो है डेटाबेस सर्वर। द टर्म डेटाबेस सर्वर मे रेफर टू द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रन द डेटाबेस। नाउ डेटाबेस सर्वर उसको कहते हैं कि जो भी आपका हार्डवेयर यानी कि डिवाइस जो आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, दैट इज द हार्डवेयर, ठीक है, उसके साथ उसके अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जिस पे आप डीबीएमएस को चलाओगे वो आपका क्या कहलाता है? डेटाबेस सर्वर। यानी कि द टर्म डेटाबेस सर्वर में रेफर टू द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रन अ डेटाबेस। यानी किसी भी एक डेटाबेस को चलाने के लिए जो भी हार्डवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या क्या? MySQL, MS एक्सेस, ओरेकल, इन सब का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते हैं एक डीबीएमएस के फाइल्स को, एक डीबीएमएस के क्वेरीज को लिखने के लिए। बेसिकली क्वेरीज लिखते हैं हम लोग MySQL पे या ओरेकल पे, ये ज्यादा हमारा सक्सेसफुल रहता है और ज्यादा हैवी लोड को, वेटेज को उठाता है। तो डीबीएमएस के लिए जो भी हम लोग यानी डेटाबेस को रखने के लिए, लिखने के लिए, उसके डेटास को रखने के लिए जो भी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारा एक डेटाबेस सर्वर कहलाता है, चाहे वो हार्डवेयर हो या तो हमारा सॉफ्टवेयर हो। तो यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी पूरा डीबीएमएस आखिर होता क्या है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस टू द डेटाबेस। अभी तक जितना भी हमने डीबीएमएस कर लिया उससे आपको कुछ तो समझ आया होगा, और वही चीज यहाँ पे वापस से लिखी गई है। यानी कि डेटाबेस एक क्या है कि एक प्रोग्राम है, एक ऐसा चीज है, एक सॉफ्टवेयर के जैसा समझिए कि एक प्रोग्राम है जहां पे हम लोग जितने भी हमारी डेटाज हैं जो हमारे मनपसंद की है, जो हम चाहते हैं या जिस चीज के बारे में हम लिखना चाहते हैं, कोई ऐसा डेटा बनाया है मैंने, तो उस डेटा को रखने का काम करते हैं, यानी स्टोर करने का काम करते हैं। सिर्फ स्टोर ही नहीं, उसको बनाने का, उसको क्रिएट करने का मतलब उसको डिलीट करने का, उसमें चेंजेस लाने का, मॉडिफाई करने का हर काम किया जाता है डीबीएमएस के अंदर। यानी डेटाबेस को आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को नया डेटा बना सकते हैं। तो ऐसे हर एक चीजें हमारी डीबीएमएस में करने को मिलती है एक डेटाबेस के अंदर। The primary goal of DBMS is to provide an environment that is convenient and efficient for the users to retrieve and store the information. और सबसे ज्यादा जो मुख्य काम था ना डीबीएमएस बनाने का वो ये था कि हमारा जो भी प्राइमरी डेटा यानी जो भी डेटा जो आपके लिए बहुत यूजफुल है वो रिट्राइव किया जा सके लास्ट मोमेंट पे। जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उस डीबीएमएस में उसको रिट्राइव यानी कि वापस लाया जा सके। अब क्या होता है जो फाइल सिस्टम होते थे पहले, ठीक है, उसमें क्या होता था कि एक बार डेटा गई ना तो बहुत ज्यादा करप्ट होने के चांसेस रहते थे। यानी कि डेटा गई, करप्ट हो गई एक बार फाइल, तुम्हारी सारी डेटा वहां पे खत्म, उसके पास दोबारा उसके पास बैकअप बहुत कम अवेलेबल होते थे या बहुत रेयर होता था। पर डीबीएमएस के साथ ऐसा नहीं है, इसके बहुत लेस चांसेस है करप्ट होने के, बहुत कम चांसेस होते हैं या फिर बहुत रेयर होता है, पर आप आसानी से अपने डेटा को रिट्राइव कर सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से। तो सबसे मुख्य एम यही था। अब मान लीजिए इंडियन रेलवे सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, और उसका डेटा अगर मान लीजिए करप्ट हो गया, उसका डेटा खत्म हो गया, तो कितना बड़ा नुकसान होगा आप समझ रही। ना तो किसी को टाइमिंग पता चलेगा, ना ही किसी को कुछ पता चल पाएगा हमारे ट्रेन सिस्टम के बारे में, रेलवे सिस्टम के बारे में। तो ये पूरा देश जो है ना हमारा वो कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टक हो जाएगा उस प्रॉब्लम की वजह से। तो इतना बड़ा चीज मैनेज करने के लिए हमको एक रिलायबल यानी कि एक भरोसे वाला चीज चाहिए, और वो हमारा प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यानी कि एक कहने का मतलब इंटरैक्ट करने के लिए काम में आता है हमारा, जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, एक इंटरफेस हमारा प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन और जो भी उसके अंदर के प्रोग्राम्स हैं उसके बीच में।
DBMS is a software package that manage the database, example MySQL, Ingress, MS Access, KTC। अब ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक DBMS के क्वेरीज को लिखने के लिए, यानी कि जो भी आपकी डेटा है उसकी क्वेरी को लिखनी है तो आप ये सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। DBMS is actually a tool that is used to perform any kind of operation in the database. It is also maintain the consistency in the case of multiple user। नाउ कंसिस्टेंसी कहने का मतलब क्या था, आपको मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास मल्टीपल यूजर हैं और एक की वैल्यू मान लीजिए आई, मान लीजिए एक यूजर आपको मतलब मान लीजिए आपने एक डेटा रखा आई, उसका वैल्यू 50 है और एक जगह जब आई के वैल्यू 5 आपने रख दिया ना तो इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जो डेटा है हमारी एक ही इंसान के लिए वो सेम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पर DBMS में आप इसको सही से बना सकते हो। ये हमारी दिक्कत होती थी किसमें, फाइल सिस्टम में, पर DBMS में ऐसी दिक्कत नहीं, आपने चेंज किया वो दूसरे वैल्यूज को भी आप एक क्वेरी लिख के चेंज कर सकते हैं पूरा, तो ये कंसिस्टेंट होता है, ये हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होता है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है क्वेरीज को लिखने में। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज था जो कि आपने पहले पढ़ लिया था। ये सिक्योरिटी वगैरह भी देता है, आपके मल्टीपल यूजर्स के बीच में सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है, एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं जिसको, उसको प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। नाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्ट्रेंट्स टू बी कंसीडर्ड इन एन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में और क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो क्या है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, तो डेटा टाइप्स हमारे जितने भी क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज लेने के जो फंक्शंस है ना, स्टोरेज कैसे कैसे रहता है वो सब हमारा एक डेटा टाइप कहलाता है। कि आप एक क्वेरी लिखिएगा तो उसमें डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। डेटा टाइप को आपको मेंशन करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है या फिर कैरेक्टर है या फिर बुलियन है या फिर डेसिमल कैरेक्टर है या फ्लोट है, इंटीजर है, इन सबको हम लोग डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। A short list of database application would include inventory, membership, shipping, invoicing। देखिए क्या क्या चीजें आप DBMS के थ्रू कर सकते हैं वो लिखा गया है यहाँ पे, मैं उसको पढ़ के नहीं बता रहा, आप लोग देख के इसको देख लीजिएगा। तो क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या DBMS के थ्रू आप किन किन जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वर्किंग ऑफ अ डेटाबेस, डेटाबेस वर्क कैसे करता है, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको ये पहले ही बता रखा था, पहले की जो क्लास हमने करी थी उसमें बता रखा था कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वर्क कैसे करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है, मैंने वापस से बता देता हूँ कि हमारा सर्वर है, यहाँ पे स्टोर होकर रखा है किसी एक सिस्टम का डेटाबेस, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सिस्टम हमारा रेलवे सिस्टम वगैरह है, जैसा कोई भी सिस्टम है उसका डेटाबेस इस सर्वर पे अवेलेबल है। अब मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, यूजर 1, मैं एक यूजर हूं और इस डेटाबेस को मैं फेच करना चाहता हूं या देखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर से ना, सर्वर के जो एडमिनिस्ट्रेटर ने जैसे कॉन्स्टेंट्स लगाए होंगे उसके थ्रू वो हमको एक रिस्पॉन्ड वापस भेजेगा और जिसके थ्रू हम लोग उस सर्वर को फेच कर पाएंगे। लेकिन कितना फेच कर पाएंगे, जितना मेरे लिए कॉन्स्टेंट लगाया गया हो, यानी कि इसमें जो भी लिमिटेशन लगाई है कि यूजर जो बाहर के रहेंगे, जिनके पास ये पर्सनल आईडी नहीं रहेगी या प्राइमरी की नहीं रहेगी, उनके पास सिर्फ लिमिटेड डेटा दिखाई जाए। तो जब भी मैं इस सर्वर पे रिस्पॉन्ड कराऊंगा, इस सर्वर को मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो मुझे जब रिस्पॉन्ड करेगा तो उतने ही डेटा को भेजेगा जितना मेरे लिए काम किया है, तो वो मुझे उतना ही डेटा विजिबल होगा, उसके अलावा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कुछ और है भी या नहीं, ठीक है। और मान लीजिए कोई एक यूजर 2 है और ये ना इसी कैटेगरी, इसी कंपनी या जो भी है, ठीक है, उसी से बिलोंग करता है। मान लीजिए मैं एक कोई नॉर्मल इंसान हूं, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, तो जब हम इसको भेजेंगे तो मेरे लिए ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा। मेरे पास कोई भी इसकी पर्सनल आईडी नहीं है, पर इसके पास इससे रिलेटेड एक आईडी है और जब ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो जो सर्वर इसको रिस्पॉन्ड भेजेगा उसमें कांस्टेंट के लिए इसके लिए स्पेशल फीचर रखे हुए होंगे, तो इसको मेरे से ज्यादा डेटा दिखेगी। जो डेटा मैं देख रहा था ना उससे ज्यादा डेटा इसको मिलेगी, क्योंकि जो इसके काम की है, जो इसकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग इसकी आईडी एज अ प्राइमरी की वर्क करेगी और इसके लिए जितने भी चीजें वहां पे रखी गई हैं इसको वो चीजें दिख पाएंगी मेरे से ज्यादा, क्योंकि ये इससे बिलोंग करता है। तो ये हमारा एक सर्वर रिस्पॉन्ड करता है और इसी तरीके से वर्क करता है एक डेटाबेस, कि आपको एक सर्वर पे हर चीजें डेटाबेस जो है ना उसको स्टोर करके रखी जाती है एक सर्वर में और हम लोग उसको फेच करते हैं इस जगह से, हम लोग उसको वापस से देखने का कोशिश करते हैं, उससे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक डेटाबेस वर्क करता है। Now आगे बढ़ते हैं। As the diagram shows, DBMS work as an interface between the user and the centralized database.
अब द क्वेरी फॉरवर्डेड टू अ DBMS, वही चीज सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमने क्या क्या चीजें, जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, एक सर्वर को, और सर्वर ने हमें वापस से रिस्पांस किया उस डेटा को देते हुए या इंफॉर्मेशन को देते हुए। इफ द आउटपुट डज नॉट कंप्लीटली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर देन अ रोल बैक अगेन सर्च इज डन एंड अगेन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड। और मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि सर्वर में इशू हो जाती है, हमें दिख नहीं पाता, हम लोग कहते हैं ना सर्वर फेलियर है, उस समय पे क्या होता है ना कि जब भी आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, पर वो उस तरीके से आपके सर्वर को नहीं समझ पाता, आपके रिक्वेस्ट को नहीं समझ पाता है और पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं ना, हम लोग वापस से उसको रिक्वेस्ट भेजने का काम करते हैं, फेच करने का काम करते हैं, इसको हम लोग रोल बैक कहते हैं, यानी कि वापस से सर्च करना, वापस से उसको फेच करना डेटा को। तो ये चीजें होती है जो कि आप लोग नॉर्मल अगर इंटरनेट चलाते हो तो आपने देखा होगा सारा कुछ, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ DBMS में वापस से एडवांटेज की बात कर दूं, ठीक है, कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं DBMS के अंदर। तो रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। कहने का मतलब रिडंडेंसी मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रिडंडेंसी कहने का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली कि जो डाटा हमारा स्कैटर हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल यूजर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, उसको रोकता है, उसको होने से रोकता है। आपने फाइल सिस्टम पढ़ा था जब मैंने बताया था, वहां पे यही चीजें बताई थी कि डाटा जो है ना रिडंडेंसी हो जाता है उसमें। रिडंडेंसी मींस द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि जब भी डेटा एक डुप्लीकेट फॉर्म में बन जाती है, एक से ज्यादा बन जाती है उसकी, तो उसको रोकने का काम करता है DBMS। लाइक DBMS में ऐसा नहीं होता, पर फाइल सिस्टम में यही चीजें होती थी। यानी कहने का मतलब हम लोग कंपैरिजन भी समझ सकते हैं कि एक DBMS और एक फाइल सिस्टम के बीच में क्या कंपैरिजन होती है। तो सबसे पहला कि DBMS किस चीज में फायदा करता है हमें, कि रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को, यानी कि जो डेटा डुप्लीकेशन हो रही है उसको रोक देता है या उसको बहुत हद तक कम कर देता है, जिसके वजह से आपको बहुत मल्टीपल प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा आगे उस क्या कहते हैं डुप्लीकेशन को देखने के लिए। This eliminates the replication of data item in a different file, extra processing required to fetch the data item from a large database. This also ensure that consistency and saves the storage space. अब जिसकी वजह से होता क्या है ना कि हमारा स्टोरेज सेव हो जाता है। अब मान लीजिए एक ही फाइल को बार बार आप देखिएगा, डुप्लीकेट होकर आ जाएगा, तो आपका जगह भी लेते रहेगा ना साथ ही साथ, तो ज्यादा स्पेस, एक ही फाइल आपका ज्यादा, एक ही चीज, एक ही डेटा आपका ज्यादा स्पेस ले लेगा, है ना। तो इस चीज को करने से रोकता है कौन, DBMS इससे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रोकता है। जो सेकंड है हमारा एनफोर्सिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। आप डेटा इंटीग्रिटी कर सकते हैं, आगे का टॉपिक हमारा वही है डेटा इंटीग्रिटी, समझेंगे उस समय की क्या होता है। बाय द वे मैं छोटा सा एक चीज बता दूं, तो डेटा इंटीग्रिटी वैसे चीजों को कहते हैं जिससे आपकी डेटा ज्यादा एक्यूरेट फॉर्म पे आ सके, यानी कि जो भी आप डेटाबेस बना रहे हैं उसको कितने अच्छे से आप एक्यूरेट बना सकते हैं, कुछ लिमिटेशन लगा के, कुछ जिसे कहते हैं ना नियम कानून लगा के आप उसको कितना एक्यूरेट बना सकते हैं डेटा को, उसी को हम लोग कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर में। उसके बाद है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग क्या होता है ना कि जब भी आप एक डेटा को बांट सके, किसी और को फेच करने के लिए दे सके। मान लीजिए एक सर्वर पे डेटा था, आपने देखा कि एक सर्वर में एक डेटा था जो डेटाबेस का, वो हम लोग एक साथ मल्टीपल यूजर देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं डेटा शेयरिंग, कि एक साथ मल्टीपल यूजर अगर उसको देख पा रहे हैं ना, उसको फेच कर पा रहे हैं, तब वो हमारा कहलाता है डेटा शेयरिंग। अब जैसे आप यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा सर्वर है, ठीक है, और इसमें हमारी डेटाबेस बनी हुई है, तो क्या सिर्फ एक बार में यूजर 1 जो है, जो पहला यूजर है, सिर्फ वही देख पाएगा क्या? जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप YouTube देख रहे हैं, तो YouTube पे हमारा पूरा एक सर्वर है और उस जगह पे आप चला रहे हैं, तो सिर्फ आप अकेले एक साथ YouTube चला रहे हैं एक बार में? नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक साथ में मल्टीपल लोग उसको चला सकते हैं, अपने डेटा को निकाल सकते हैं अपने अनुसार, है ना। आप अपने किसी डेटा को निकालें, जैसे मान लीजिए आपको अरिजीत सिंह का गाना सुनना है, आपने वो ढूंढ के निकाल लिया, तो ये आपके लिए डेटा होगा, ठीक है, यूजर 1 के लिए। जो यूजर 2 होगा उसको कुछ और यूट्यूब से चाहिए होगा, तो वो अपना दूसरा डेटा को वहां से फेच करेगा, दूसरे डेटा को वहां से निकालेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कि एक बार में ना एक सर्वर से मल्टीपल यूजर हमारे डेटा को फेच कर सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं डेटा शेयरिंग। ये भी हमारे पास बेनिफिट है। मैंने आपको जब भी फाइल सिस्टम बताया था उस समय मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि फाइल सिस्टम में मल्टीपल यूजर नहीं कर सकते हैं फेच किसी भी डेटा को। एक बार में कोई एक ही इंसान या 2 ही इंसान जो होते हैं ना, वो डेटा को फेच कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर के पास ये पावर नहीं है कि वो सर्वर से डेटा को फेच कर ले एक ही बार में, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पे एडवांटेज में, वो है डेटा सिक्योरिटी। ना ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, वापस से देख लेते हैं इसको। डेटा सिक्योरिटी क्या होती है? डेटा सिक्योरिटी यानी कि आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अभी जो मैंने एग्जांपल देखा था ना, वो भी एक डेटा सिक्योरिटी की थी, जहां पे जो यूजर 1 है अगर वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए प्राइमरी कीज नहीं दी जाएंगी और वो जो भी डेटा सर्च करेगा वो बिल्कुल ही अलग रहेगा। यानी कि जितनी चीजें मेरे लिए विजिबल होनी चाहिए उतनी ही चीज मुझे दिख पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी एक यूनिवर्सिटी के साइट पे जाते हो, यूनिवर्सिटी तो ना बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे, ठीक है, उसके साइट पे जाते हो,
और एज अ रैंडम पर्सन, एज ए स्टूडेंट आप सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है, तो आपको उतनी ही चीज दिखाई देगी जो कि उसके फीस से या उसके फीस स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सिटी वाले आपको दिखाना चाहेंगे, उतनी ही चीज, जैसे उसका फी हो गया, कोर्स हो गया, यही सब। लेकिन आप एज अ टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप उसी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हो और तब आप सर्च करोगे अपने फोन पे, तो आपके पास एक अपना पर्सनल रजिस्ट्रेशन आईडी होगा और जो चीजें आपके लिए बनी होगी, जैसे कि आप क्या, कितना फी है आपका, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका टाइमिंग क्या है पढ़ाने का, ये सब कुछ आपको दिखेगा। या फिर दूसरे टीचर का टाइमिंग क्या है पढ़ाने का, वो भी आपको दिखेगा। तो ये एक टीचर के लिए हो गया। या फिर जो आप उस डेटाबेस को बनाया होगा, जो संभाल रहा होगा, यूनिवर्सिटी का जो हेड डायरेक्टर होगा, उसके पास जो डेटाबेस होगी उसमें वो सबको कंट्रोल कर सकता है, सबको देख सकता है, यानी कि वो एक एडमिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डेटाबेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटाबेस हमारी होती है, जहां पे अलग अलग लेवल के अलग अलग सिक्योरिटीज या कॉन्स्टेंट्स दिए जाते हैं कि आपके पास इतनी ही सिक्योरिटी के हिसाब से आप इतना ही देख पाएंगे, अगले जो है सिर्फ उतना ही देख पाएंगे, उससे ज्यादा देख पाएंगे, उससे भी ज्यादा देख पाएंगे। तो ऐसा ऐसे करके बांटा जाता है कि जिसके जितनी लायक है, जिसके लिए जितना चीजें जरूरी है, उतना ही विजिबल होगा, बाकी और कुछ भी उस पूरे सर्वर पे नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी, जो कि डेटा के लिए दी जाती है, और ये बहुत अच्छी एक एडवांटेज होती है हमारी डेटाबेस के लिए। ना ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना है, आगे क्वेरी लिखनी है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है। एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम लोग काफी आसानी से कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर नीड टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड, जैसे यूजर का नीड है, जैसा यूजर चाहते हैं, उस तरीके की क्वेरीज लिखी जा सकती है और वैसा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस बन सकता है। बैकअप एंड रिकवरी बहुत इजी है, इसकी बैकअप एंड रिकवरी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसका जब भी हमारा कोई भी, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर डेटा क्या कहते हैं करप्ट हो गया, तो उसको हम लोग आसानी से डिट्राइव कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। द डीबीएमएस प्रोवाइड अ बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम दैट इज रिस्पांसिबल टू रिकवर द डेटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स। अगर मान लीजिए कभी हमारा हार्डवेयर फेल हो गया, सीपीयू खराब हो गया अचानक से करते करते, या फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वही खराब हो गया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास उसकी रिकवरी होती है, जिसको हम लोग आसानी से रिकवर कर सकते हैं डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो multiple views of data, a view may be the subset of database, various user may have different views on the database। it's अलग अलग इंसान के लिए जो डेटाबेस है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। मैंने जब इंफॉर्मेशन बताया था उस समय इसी टॉपिक के बारे में बताया था कि हर एक अलग अलग, मान लीजिए एक डेटाबेस है बहुत लंबा सा, तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग व्यूज है उस डेटाबेस के। मान लीजिए बहुत सारा कुछ रखा हुआ है, एक डेटाबेस है, उसमें बहुत सारी डेटाज है, पर मेरे लिए जो काम किया है ना वो मेरा व्यूज है, उसके लिए सिर्फ मुझे देखना है। जो किसी और के लिए काम किया है वो उसके लिए व्यूज है, ठीक है। तो एक डेटा के अंदर मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, हर दो के अलग अलग नीड के अनुसार व्यूज हो सकते हैं। Enforce the standards, it can ensure that all the data follow the applicable standard। जो भी applicable standard है, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड के थ्रू आप डेटा बना रहे हो, जो भी उसमें रूल एंड रेगुलेशन है, उसके थ्रू ही सारे डेटा चलेंगे। डेटा इंडिपेंडेंस सिस्टम, डेटा डिस्क्रिप्शंस एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल भी एप्लीकेशन प्रोग्राम से और सिस्टम के प्रोग्राम से अलग होता है, डेटा अपना इंडिपेंडेंट होता है जब भी आप डेटाबेस में रखते हो। तो ये सारे हमारे कुछ लाइंस हैं जो एडवांटेजेस को दिखाते हैं कि ये काम करने के लिए कैपेबल है। इन सारी चीजों में हमारा डेटाबेस आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। पर देखिए, जैसे हर एक चीजों में कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ मेरिट होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी डिमेरिट्स हैं। इसमें भी एडवांटेज है और उसके साथ डिसएडवांटेज भी है, यानी कि डिमेरिट्स भी है। अब क्या क्या है डिसएडवांटेज उसको देख लेते हैं। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, बहुत सारे एडवांटेज है डेटाबेस के। हमने देखा यहाँ पे कि बहुत ज्यादा यूजफुल है डेटाबेस, पर कैसे कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस हमारा कुछ एक डिसएडवांटेज भी निकालता है। जैसे क्या है ना, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो भी डेटाबेस की कॉस्ट है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, जब आप ऑफिशियल टर्म पे बनाते हो वो महंगी आती है, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ डेटाबेस सिस्टम न्यू कॉस्ट आर जनरेटेड ड्यू टू द एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जो भी एडिशनल आपकी सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, वो आपकी कुछ ना कुछ प्राइस होल्ड करती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा महंगा बनता है। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एज नॉर्मल आप जब एक्सेल में बनाते हो, फाइल सिस्टम बनाते हो, वो थोड़ा इजी पड़ता है बनाने में, पर उतना ज्यादा हेक्टिक है, बनाना इजी है स्टार्टिंग में, कि उसको एक सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट करके। बहुत वो लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। बट फाइल सिस्टम जब आप बना रहे हैं ना, तो इजी है बनाना, देखने में सिंपल है, पर जब उसको बनाइएगा आप तो बहुत लेंदी जाएगा। पर इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, पर बहुत शॉर्ट है। एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा, पर उसके बाद बहुत शॉर्टली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा। तो पूरा एक लेंदी एक डेटा को उतना नहीं लिखना पड़ेगा। और डेटाबेस सिस्टम क्रिएट द एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स।
ना डेटाबेस फेलियर, डेटाबेस फेल भी हो सकता है, कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, करप्ट हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस फेलियर। देखते क्या लिखा हुआ है, इफ डेटाबेस इज करप्टेड ड्यू टू द पावर फेलियर और इट्स करप्टेड ऑन द स्टोरेज मीडिया देन आवर वैल्यूएबल डेटा मे बी लॉस्ट और द सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग। मान लीजिए किसी भी टाइम पे आप कर रहे हो वर्क और उस समय हमारा डेटाबेस का फेलियर हो गया, यानी कि फाइल सिस्टम सॉरी जो हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो वैसे कभी कभी कंडीशन में डेटाबेस फेल हो सकता है, पर हमारे पास इसके लिए है चांसेस कि हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। लो एफिशिएंसी, अ डेटाबेस सिस्टम इज अ मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर व्हिच इज लेस एफिशिएंट। वो थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, लाइक एफिशिएंट कहने का मतलब पर्सनल तरीके का नहीं होता है, आप यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं इसको डेटा को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पे हम लोग देखते हैं कि डेटा में डिसएडवांटेजेस हैं, पर ये बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लम नहीं है इससे। जो भी डिसएडवांटेज है उसके ऑलमोस्ट सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, जैसे डेटा वायलेशन, ये भी हम लोग नहीं करेंगे इसके थ्रू। तो काफी आसानी से हम लोग एडवांटेजेस सीख पाएंगे, देख पाएंगे कि डेटा के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर उसका डिसएडवांटेज का कंपैरिजन किया जाए, और इसीलिए आज डीबीएमएस इतना ज्यादा पॉपुलर है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे टेक्निकल फील्ड में, ठीक है। आई होप यहाँ पे एडवांटेजेस वगैरह क्लियर होंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना वो है डेटा इंटीग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इसको समझा जाए तो। नाउ डेटा इंटीग्रिटी क्या है पहले देखते हैं। डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर्स द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन। मान लीजिए आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन कहने का मतलब कि यहाँ पे आप एक क्वेरी लिख रहे हो किसी तरीके की, समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए आप एक क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है, आपने बना दिया एक स्टूडेंट टेबल, ठीक है, दिस इज द स्टूडेंट टेबल। यहां पे क्या हो गया, तो मैंने डाल दिया स्टूडेंट रोल, ठीक है, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है, और हम बस इतना ही इसको इरेज कर दो। इतना चीज आपने डाल दिया एक स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। तो अब जो ये चीजें आपने डालना, उसमें मान लीजिए कि आपकी किसी भी तरीके से थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हो गया डेटा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको अपना फिक्स करने के लिए, अपने डेटा को सबसे ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए, कि हाँ ये मेरा जो डेटा है वो एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है, रिलायबल है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो ऐसे टर्म्स के लिए हम लोग कुछ नियम लगाते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं। कॉन्स्टेंट कहने का मतलब लिमिटेशंस लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का जो सबसे पहला है ना वो हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी। इससे पहले ना हम लोग डोमेन इंटीग्रिटी को पढ़ेंगे, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पद है ना हम लोग वो है डोमेन इंटीग्रिटी। ये जब समझिएगा ना तो फिर एंटिटी इंटीग्रिटी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो डोमेन इंटीग्रिटी क्या होता है? It defines the type, range, format of data allowed in a column. Domain integrity state the values in a column must be of the same type. यानी कि डोमेन इंटीग्रिटी हम लोग ऐसे इंटीग्रिटीज को कहते हैं जहां पे जो वैल्यूज है ना वो सेम टाइप की रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रोल यहाँ पे तो ये 01 होगा, ये 02 होगा, अगर आगे टेबल थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये 03 होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ऐसा डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में देख रहे हैं ना, इंटीजर के वैल्यू में देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं राम, तो क्या ये सही रहेगा? क्या ये एक्यूरेट रहेगा? देखिए इसको, स्टूडेंट रोल में मान लीजिए यहाँ पे मेरा नाम है ABCD, उसका एड्रेस है ADD 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा मान लीजिए समथिंग समथिंग नंबर। तो इसमें आप देखिएगा अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, राम डाल दिया, यानी स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, ठीक है, यानी इसको, क्या ये हमारा एक्यूरेट डेटा बनेगा? बताइए, नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कैसी वैल्यू डालनी थी? हमें इंटीजर डालनी थी, है ना, कि न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी थी, और हमने क्या डाल दिया? राम। तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर का सेक्शन है, मैंने राम दे दिया। तो जो ये चीजें आप डिफाइन करोगे ताकि आपकी जो डेटा टाइप है वो सेम रहे, सेम डेटा टाइप है, यानी कि यहाँ पे 04 का ही इस्तेमाल हो, ठीक है, इस्तेमाल हो, तब वो हमारा कहलाएगा डोमेन इंटीग्रिटी। जहां पे आप ये बताते हो, ये चीजें दिखाते हो कि जो डेटा टाइप है वो सेम रहे, डेटा टाइप का सेम आप डालो, यानी कि जो भी आप इसमें डेटा फीड कर रहे हो वो सेम डेटा टाइप का हो, एक ही तरीके का डेटा टाइप उसमें रहने चाहिए। जैसे कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर रहना चाहिए, जिस कॉलम में इंटीजर है तो इंटीजर रहना चाहिए। अब यहीं पे मान लीजिए मैं उसके नाम पे रख देता 08,
तो क्या ये सही रहता? नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे हमारी कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे हमारी कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है, कैर वैल्यू, वहां पे हम लोग 08 इंटीजर वैल्यू को नहीं डाल सकते, तो वहां पे हमको कैरेक्टर वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, तो हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर डाल देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया जहां पे मैंने फिक्स किया डोमेन इंटीग्रिटी के तहत कि हम लोग जिस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वाले डेटा टाइप का जिस रो में इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलम में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन इंटीग्रिटी बताता है। उसके साथ टाइप, ये जो डेटा टाइप था वो रेंज और फॉर्मेट को भी बताता है कि किस रेंज तक आपको लेना है। मान लीजिए रेंज हमारा कहने का मतलब है आपको 500 तक ही रखना है, तो सिर्फ वहीं तक जाएगा। अगर आप वहां पे 1000 या 1 लाख डाल दोगे तो वो लेगा नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए डोमेन इंटीग्रिटी जो है ना, जब हम लोग क्वेरी लिखते हैं, डेटा बनाते हैं, जब डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये फिक्स करते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है, कोई सा भी रो या कॉलम है, वहां पे मेरा डेटा टाइप में डोमेन इंटीग्रिटी लगाने का कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग सेम तरीके के डेटा टाइप को यहाँ पे बताते हैं, सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम डेटा टाइप को दिखाते हैं एक में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एड्रेस के जगह पे लिख दूं 057, ठीक है, तो क्या ये लेगा? नहीं लेगा, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंटीग्रिटी लगा रखा है। इंटीग्रिटी कहने का मतलब समझ रहे हैं, लिमिटेशन, लिमिटेशंस, ताकि जिससे इंटीग्रिटी कहने का मतलब लिमिटेशन, जिससे हमारा एक्यूरेट डेटा मिल सके, लिमिटेशन टू मेक डेटा एक्यूरेट। तो जो भी लिमिटेशन आप लगाइएगा ना, जिससे आपका डेटा एक्यूरेट हो जाए, रिलायबल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी का जो डोमेन इंटीग्रिटी है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि डेटा टाइप हमारा सेम रहना चाहिए, कि यानी कि यहाँ पे अगर नंबर है तो नंबर के फॉर्म में ही रहना चाहिए, अगर यहाँ पे नाम है तो नाम के ही फॉर्म में रहना चाहिए, यहाँ पे एड्रेस है तो एड्रेस में क्या हो जाता है ना, हम लोग कैरेक्टर और इंट दोनों को डालते हैं, तो ये दोनों फॉर्म में रहना चाहिए। मोबाइल है, मोबाइल नंबर, तो वहां पे हमारा सिर्फ इंट वैल्यू में रहना चाहिए। इंट कहने का मतलब इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, इंट का वैल्यू का मतलब, इंट एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यू को दिखाता है, तो इंटीजर में रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बुलियन डाल दिए, बुलियन वैल्यू होता है हमारा जब ये आप यस या नो वाला या ट्रू या फॉल्स वाला स्टेटमेंट देते हो, या फिर फ्लोट वैल्यू डाल दिए, फ्लोट कहने का मतलब डेसिमल वगैरह से रिलेटेड। तो अगर ऐसे वैल्यूज, ऐसे डेटा टाइप डालेंगे तो क्या लेगा? मोबाइल नंबर कभी डेसिमल रहता है कि 8.26 मेरा मोबाइल नंबर है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ऐसे चीजों को वो नहीं लेगा और यहाँ पे डेटा एक्यूरेट नहीं रहेगी। तो इसी डेटा को, ताकि ये चीजें उल्टा पुल्टा नहीं लिखाए, डेटा एक्यूरेट रहे, यूजर जब डिफाइन करेगा, तो उसके लिए हम लोग डोमेन इंटीग्रिटी लगाते हैं कि मान लीजिए मैंने गलती से ये डेटा बना भी दिया तो भी ये उसको एरर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंटीग्रिटी लगा रखा है, लिमिटेशन लगा रखा है कि इस वाले पे जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। समझ आई बात? तो इसी को हम लोग कहते हैं डोमेन इंटीग्रिटी, जहां पे आपने एक लिमिटेशन लगाया अपने डेटा टाइप को लेके। जो हमारा नेक्स्ट था वो है एंटिटी इंटीग्रिटी। अगेन मैं इसको दिखा दूं क्या होता है एंटिटी इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी जो है ना, वो आपका एक प्राइमरी की के जैसा वर्क करता है। प्राइमरी की हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है प्राइमरी की, पर यहाँ पे जो एंटिटी इंटीग्रिटी है, वहां पे हम लोग प्राइमरी की का फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। और छोटा सा मैं एग्जांपल बता दूं प्राइमरी की कहने का मतलब क्या, कि मान लीजिए कोई ऐसा की जिसके वजह से वो पूरा रो या कॉलम डिफाइन हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, इस बार एम्प्लॉय टेबल बनाता है। ये मेरा एक एम्प्लॉय टेबल है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद उसका पोजीशन, ठीक है, वो किस पोजीशन पे। मान लीजिए पहला एम्प्लॉय है ना, उसका आईडी है 002 006 071 082 091, ठीक है, ये कुछ ऐसा उसकी आईडी है, ठीक है, रजिस्टर्ड आईडी जो होती है ना एम्प्लॉय की, वो। उसका नाम मान लीजिए श्याम है पहले का, दूसरे वाले का राम, तीसरे वाले का वापस से श्याम। हो सकता है एक कंपनी में एक से ज्यादा, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक से ज्यादा सेम नेम वाले इंसान मिल जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई राधा, फिर वापस से राम, ठीक है, सेम नेम। एड्रेस भी मान लीजिए कोई जो होगा वो सेम जगह से आता होगा, ठीक है, दिस इज फॉर सेम, ये अलग, ये अलग, ठीक है। मान लीजिए कोई दो तीन जो है ना वो सेम जगह से आते होंगे, मैंने पूरा एड्रेस नहीं लिखा, इस तरीके से समझिए। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर में वैल्यू लिखी है, कैरेक्टर और इंटीजर में।
उसका फिर पोस्ट मान लीजिए कोई एक हमारा स्टाफ होगा उस जगह का, ठीक है, एक कोई होगा, कुछ और मैनेजर होगा, ठीक है, एक वर्कर होगा, एक उसका असिस्टेंट मैनेजर होगा, एक और वापस से मैनेजर होगा, यानी पोस्ट भी सेम रह सकती है। आप इस डेटा में आप समझिए ध्यान से कि प्राइमरी की क्या होगा। अब कोई एक ऐसा चीज आपको यूनिक बताना है ना जिसके थ्रू हमको उस पूरा रॉ का पता चल जाए। अब मान लीजिए आप बोलिएगा कि हमको मैनेजर से मिलना है, ये कोई एम्प्लॉय आईडी है और किसी को मैनेजर के बारे में चाहिए, तो अरे भाई मैनेजर तो ये भी मेरा, मैनेजर ये भी है, दोनों अलग अलग मैनेजर, किसको आप ढूंढेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ और नाम रख लेते हैं, मोहन, एम फॉर मोहन, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ढूंढना है कि मैनेजर कौन है आपके इस डेटाबेस से, कैसे ढूंढिएगा, मैनेजर तो आपके दो है, इससे पता चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। आप मान लीजिए आपको नाम पता है उसका कि अच्छा मैनेजर जो है ना उसका उसको छोड़िए, किसी का नाम है श्याम, उसको ढूंढ रहा है, बट यहाँ पे आप अगेन देखिएगा कि श्याम भी मेरा दो जगह पे, तो क्या इससे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय टेबल में मल्टीपल नाम के सेम इंसान हो सकते हैं, एक ऑफिस के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक स्कूल के अंदर, कहीं भी आप देखिएगा तो एक ही नाम पे अलग अलग इंसान हो सकता है। कैसे पता चलेगा, जो यूनिक हो, जिसके वजह से उसके बारे में पता करना है। तो जो इसका आईडी, अब आईडी तो सेम नहीं रह सकता ना, आप सोचिए आईडी किसी का सेम रह सकता है, जैसे एक स्कूल में आपका रोल नंबर है, वही रोल नंबर किसी और का रह सकता है आपके क्लास में, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जिसकी आईडी अलग अलग है ना उस आईडी से पहचानेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी की बनेगा वो कौन बनेगा, इसका आईडी, जो उसको यूनिक बना दे। यानी प्राइमरी की का मतलब क्या हो गया, कोई एंटिटी इंटीग्रिटी में ये बताया जाता है कि जो कोई भी एक जो हमारा रॉ है ना उसको हम लोग उसके प्राइमरी की से आइडेंटिफाई करें। और प्राइमरी की क्या हो गया, जो यूनिक बताए, उसके बारे में कुछ अलग बताए, यूनिक चीज बताए, वो हमारा हो जाता है प्राइमरी की। तो इस जगह पे प्राइमरी की क्या होगा, अब मान लीजिए मुझे राम को ढूंढना है, ठीक है, ये हमारा अगर राम है या राधा है, इसको मुझे ढूंढना है, तो इसके लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, इसका प्राइमरी की क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, उसका जो एम्प्लॉय आईडी है वो 082 है। तो हम वो सीधा देख लेंगे डेटाबेस में सर्च करके मेरा 082 कौन है, पता चल जाएगा अच्छा राधा है, उसका एड्रेस ये है और उसका पोस्ट ये है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का। ये हमारा प्राइमरी की के थ्रू हम लोग पता कर लेंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं, यही लिमिटेशन, यही चीज लगाते हैं जब एक डेटाबेस में, तो वो हम लोग इसके थ्रू लगाते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी के थ्रू, ठीक है, जहां पे हमने एक प्राइमरी की डिफाइन कर देना है कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है ना वही मेरा प्राइमरी की है, और उसी के थ्रू हम लोग पूरा रॉ को ढूंढेंगे। कि अगर मान लीजिए आपको कह दिया कोई आगे खड़े मुझे 071 वाले एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है, आपने तुरंत देख लिया कि अच्छा 07 में क्या है, श्याम है, जो कि इस एड्रेस में है, और ये उसका पोस्ट है वर्कर का, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही आपने देख लिया इस पूरे एम्प्लॉय चार्ट को, यानी कि जो डेटाबेस है उसको, और वहां पे एंटिटी इंटीग्रिटी, जब आप डेटाबेस बना रहे हैं तब आपने एक इंटीग्रिटी डाला जो कि एंटिटी का था, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को अगर ढूंढना है, उसके बारे में लिखना है, उसको डिलीट करना है। मान लीजिए इससे होगा क्या कि अगर आपको मान लीजिए कोई एक इंसान आपका, अरे टाइम खत्म हो गया, ओके बंद कर दीजिए इसको, पता नहीं चला 2